ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાલ પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે હવે લોકોના મુખે એક જ વાત છે કે ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થવાનું છે। પણ કેમ આ યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે અને કેમ કાલે 244 જિલ્લાઓમાં મોક ડ્રીલ થવાની છે અને હવે ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થશે તો આગામી સમયમાં શું થશે તેના વિશે જ આજના આ વિડીયોમાં વિસ્તારપૂર્વક વાત કરીશું। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। જમ્મુ કાશ્મીર આતંકી હુમલા બાદ હવે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે હાલ તણાવ ચાલી રહ્યો છે। સૌથી પહેલા તો મોક ડ્રીલથી વાતની શરૂઆત કરીએ। પહેલગામ હુમલા પછી પાકિસ્તાન સાથેના તણાવ વચ્ચે દેશના 244 વિસ્તારોમાં આવતીકાલે યુદ્ધમાંથી બચવા માટેની આ મોક ડ્રીલ યોજાવાની છે। ગૃહ મંત્રાલયે આ વિસ્તારોને સિવિલ ડિસ્ટ્રિક્ટ તરીકે લિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને આ 244 વિસ્તારોમાં ગુજરાતના 19 સ્થળે પણ મોક ડ્રીલ કરવામાં આવશે। હાલ ગૃહ મંત્રાલયમાં સિવિલ ડિફેન્સ મોક ડ્રીલને લઈને ગાંધીનગર અને દિલ્હીમાં હાઈ લેવલની મીટિંગ પણ થઈ હતી અને દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહનની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં રાજ્યના મુખ્ય સચિવો, નાગરિક સંરક્ષણના વડા સહિત અનેક એવા ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો। સિવિલ ડિફેન્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સને તેમની સંવેદનશીલતાને આધારે 3 કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે। કેટેગરી 1માં સૌથી સંવેદનશીલ, કેટેગરી 3માં ઓછી સંવેદનશીલ, એવી જ રીતના દરેક વિસ્તારોની કેટેગરી પણ આપવામાં આવી છે અને 5 મેના રોજ ગૃહ મંત્રાલયે તમામ રાજ્યોને મોક ડ્રીલ યોજવાનો આદેશ આપ્યો હતો। મોક ડ્રીલમાં નાગરિકોને હુમલા દરમિયાન તે પોતાને કેવી રીતે બચાવી શકે છે તેની તાલીમ આપવામાં આવશે। હવાઈ હુમલાની ચેતવણી આપતા સાયરન પણ વગાડવામાં આવશે। હવે આજે જે જગ્યાએ મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી, સૌથી પહેલા તો એ દ્રશ્યો ઉપર નજર કરીએ। जैसे मैं अलग बोलूं या जैसे वो सायरन बजे तो आपने वो धरती से क्या है नीचे क्या करना है, सो जाना है और कानों में हाथ डाल के कान बंद करके सबसे पहले क्या करना आपको, लाइट ऑफ करनी है, लाइट ऑफ करके सुख जाना है। यदि इससे भी ज्यादा स्थिति है तो अपन ने जो नीचे बनकर टाइप बनाया है उसके अंदर सुख जाना है। बी अलर्ट, चलो बी अलर्ट। के बाद आई लाइट से बंद कर दी, सबने सारी लाइट फैन बंद कर दिए हैं और बच्चे अपने बेड पर जाकर और नीचे शेड जो बना हुआ है, ये आपके लिए लोहे का पूरा शेड है, इसी ये वैसे इनके बेड है जिसपे सोते करने ना उल्ट ये क्या हो गए पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से अब अलग अलग में ये जो दोनों गए हैं और क्या मोबाइल है वो यहाँ पर मौके कर रहे हैं। एसडीआरएफ की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर मौके कर रही है, देखता है तो उनको कैसे बचाना होगा, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो जिन तालाबों में देख सकते हैं એટલું જ નહીં, હવે આવતીકાલે જે મોક ડ્રીલ થવાની છે એને લઈને અધિકારીઓ શું કહી રહ્યા છે તે પણ સાંભળીએ। देखिए, जिस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है तो
दोनों तरफ को तैयार रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस वक्त पूरी तैयारी पे है, पूरे अलर्ट पे है। उसी तरह से भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी पूरी तैयारी पे है। अब अगर भारत की तरफ से कोई वार होगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएशन के तरीके क्या हैं, वो हो सकता है आपके काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स पे करे, या आपके शहरी इलाकों पे भी कोई मिसाइल गिर सकती है, कोई हवाई हमला हो सकता है, उसमें कोलैटरल डैमेज होगी और सिविलियंस की जान माल की नुकसान हो सकता है। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है, और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पे अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सायरन बजा के लोगों को वार्निंग दी जा सकती है, क्योंकि हमारे रेडार्स उनके जहाज़ों को भी पकड़ेंगे, मिसाइल्स को भी पकड़ेंगे, तो एडवांस वार्निंग होगी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जा सकें, या जो भी मेजर्स उनको सिखाए जा रहे हैं वो कर सकें। दूसरा, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो सकती हैं कि रात को अगर भारत का दुश्मन का जहाज़ आए तो उसको एग्जैक्ट टारगेट ना मिले, और दिन के टाइम तो हमारे लोग भी वहाँ होंगे, हमारे हवाई जहाज़ भी उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो करनी ज़रूरी है, ताकि लोगों की जान, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसका जहाज़ इवैक्यूएट कैसे करना है हॉस्पिटल में, ताकि जान और माल की जो क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ये एक ड्रिल्स एक नॉर्मल प्रेपरेटरी स्टेज में है, एक प्रिकॉशनरी चीज़ है जो सबको ज़रूर करनी है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। सर, लगातार सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है, किस तरह देखते हैं, हमारी आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है? देखिए, सीज फायर वायलेशन मैंने बोला 22 अप्रैल से जो है 53 हो चुकी हैं, और ये सीज फायर वायलेशन चल रही है डिस्पाइट दी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डीजीएमओज की बात भी होती है, और उसके बाद जो हमारी फ्लैग लेवल मीटिंग्स होती हैं ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, परंतु वो हमेशा कह देते हैं कि ये हमने नहीं की, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे, या कोई आतंकवादी थे, या ये लोग कोई फ्रीडम फाइटर्स थे। परंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि दो ही कारण है सीज फायर वायलेशन के। सारी की सारी जो फौजें हैं उस पर डटी हुई हैं, क्योंकि लगता है कि अटैक इमिनेंट है, वॉर इमिनेंट है, तो वो सारे डटे हुए हैं, अपनी अपनी वॉर लोकेशन पे बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है। और उसकी रीज़न ये है कि जब भी कुछ होता है उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज़ आती है, तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है, और वो स्मॉल आर्म्स फायर खोल देते हैं। तो ये सब पैनिक है। अगर वो सोचे समझे तरीके से वायलेशन करते तो शायद आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करते, अब वो नहीं कर रहे हैं, ये ओनली उनके स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है। और भारत की तरफ से भी जब भी उनका कोई स्मॉल आर्म्स फायर खुलता है, किसी भी डायरेक्शन में खुलता है, तो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैनिक दिखाती है कि जो सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, स्पेशली 22 अप्रैल के बाद। देखिए, यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए है कि दुनिया में पीस रहे, वॉर नहीं होना चाहिए। पर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन देखें, वीटो पावर्स के बारे में देखें, जो बड़े बड़े 5 कंट्रीज हैं, जो ताकतें हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को देखें, तो यूनाइटेड नेशंस के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत को काइनेटिक एक्शन लेना होगा जो उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में आएगा, जो भारत सोच रहा है कि इसको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, असैसिनेशंस, जो लोगों की, प्रोमिनेंट लोगों की, ये सब मिलाकर के, और एक कहीं स्ट्राइक्स ऑन द कैंप्स या उनके ऐसी जगह पे स्ट्राइक करनी है जहाँ पे उनको पूरा का पूरा क्षति पहुंचे, और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि यार हमें अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, या कश्मीर का राग अलापना है, या भारत में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना है। तो वो सोचने में मजबूर हो जाएं और शायद अपनी हरकतें बंद कर दें, तो हम भी अपना कोई एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, ये तो हमको पहले से पता था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की थी वो लॉपसाइडेड थी। 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा था, 20% हमें मिल रहा था। और पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे 70% एग्रीकल्चर इसी पानी पे डिपेंडेंट है, और वो वीट बोल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और वो पाकिस्तान को फीड करता है। यदि वो पानी आज जो एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं, उसके बावजूद उनका सिंध के साथ झगड़ा है। सिंध जो है डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब वाले उनको अपना पानी छोड़ देते नहीं, जैसा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वाटर के, और वो चल रहा है। अब उसके बाद अगर
उसको हम और कम कर देंगे तो उनके वाटर लेवल्स कम जाएंगे, खरीफ जो उनकी क्रॉप है वो बर्बाद हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि उनकी कमीशन ने ऑलरेडी हमें लिखा है कि आप पानी मत रोकिए, पर वो तो हमने ऑलरेडी सस्पेंशन का डिसीजन ले लिया है और चिनाब में हमने स्टोरेज भी शुरू कर दी है, डाइवर्जन भी शुरू कर दी है। इसी तरह से हम झेलम में भी कर सकते हैं, झेलम में भी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। किशनगंगा का पानी सारा का सारा वुलर में आ सकता है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो उससे ये जो फर्दर जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर एग्जैसरबेट होगी और उनको लगेगा कि भाई देखो हमारी खतरा, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। कौन लोग हैं वो? जो पाकिस्तान के आका है, ISI के लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, प्लस उनके जो चीफ हैं जिनको वो समाज सेवी कहते हैं, आतंकवादियों के जैसे हाफिज सईद, मुल्ला उमर जैसे लोग हैं। तो ये लोगों को जब अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा आएगा तो शायद इनके बुद्धिजीवी बोलेंगे भाई देखो, पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई देखिए आप अपना आतंकवाद जो एक्सपोर्ट करना बंद करिए, कश्मीर राग बंद करिए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा और पाकिस्तान का कहीं नक्शे से निशान मिट जाएगा। कल 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे उसमें अपने को जाना होता है। तो यहाँ अपने जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हैं, 400 वॉलंटियर्स, इनको भी आज जो है सारी की सारी अपनी जो कॉलोनीज हैं, बस्तियां हैं, उन सब के अंदर भेजा जाएगा तथा वहाँ से जो है लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि जब एयर सायरन बजेंगे तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। અને હવે સીધી જ વાત કરીએ યુદ્ધ વિશે। ભારત અને પાકિસ્તાનમાં અત્યાર સુધી ટોટલ 4 યુદ્ધો થયા છે। તેમાં મુખ્ય મુદ્દો મોટા ભાગે કાશ્મીર જ રહ્યો છે। પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ અત્યારે હાલ દેશભરમાં ગુસ્સો છે। પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું છે કે હવે ભારત તેને છોડશે નહીં અને ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે। અહીં ભારતમાં પણ બેઠકો ચાલી રહી છે, ત્રણેય સેનાઓ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે અને આ વખતે પણ મુદ્દો કાશ્મીર જ છે। પ્રથમ ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ વર્ષ 1947 થી 1948 માં થયું હતું। આ યુદ્ધ 22 ઓક્ટોબર 1947 થી 1 જાન્યુઆરી 1949 સુધી ચાલ્યું હતું। એટલે કે કુલ દિવસ લગભગ 1 વર્ષને 2 મહિના 436 દિવસ સુધી આ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિવાદને લઈને યુદ્ધ ચાલ્યું હતું। તેનું મુખ્ય કારણ જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્ય પર કબજો મેળવવા માટેનું જ હતું અને તેનું પરિણામ પણ એ આવ્યું હતું કે યુએ દ્વારા જે અત્યારે હાલ કાશ્મીરનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે એ વર્ષ 1965 માં બીજું યુદ્ધ થયું હતું અને તેનો સમયગાળો પણ લગભગ 5 ઓગસ્ટ 1965 થી લગભગ 23 સપ્ટેમ્બર 1965 સુધીનો હતો। એટલે કે 50 દિવસની આસપાસ આ યુદ્ધ ચાલ્યું હતું। એ બાદ વર્ષ 1971 માં ત્રીજું યુદ્ધ થયું હતું ભારત અને પાકિસ્તાન અને તેનો સમયગાળો પણ 3 ડિસેમ્બર 1971 થી લઈને 16 ડિસેમ્બર 1971 એટલે કે 13 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું અને આનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં બંગાળી મુક્તિ આંદોલનને ભારતનો ટેકો મળ્યો હતો। અને એ બાદ છેલ્લું અને અંતિમ યુદ્ધ જે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયું હતું અને એ હતું 1999 ની અંદર થયેલું કારગિલ યુદ્ધ। તે 3 મે 1999 થી 26 જુલાઈ 1999 સુધી એટલે કે લગભગ 2.5 મહિનાની આસપાસ ચાલ્યું હતું। તેનું કારણ પાકિસ્તાની સૈનિકો અને આતંકવાદીઓ દ્વારા કારગિલ સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરી કરવામાં આવી હતી અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું હતું કે ભારત દ્વારા તમામ ઘૂસણખોરીઓને પાછા હટાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી કે હવે ક્યાંક ફરી એક વખત યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે। જો યુદ્ધ વિશેની વાત કરવામાં આવે તો ખાસ કરીને આની પાછળનું કારણ ફક્ત ને ફક્ત એટલું જ છે કારણ કે જે આની પહેલા ભારતમાં મોક ડ્રિલ કરવામાં આવી હતી, એ બાદ ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું અને ફરી એક વખત ભારતના અનેક એવા વિસ્તારોમાં આ મોક ડ્રિલ કરવામાં આવવાની છે જે આજે પણ થઈ હતી ને હવે આવતીકાલે પણ થવાની છે અને એના જ માટે થઈને અત્યારે હાલ લોકોના મુખે પણ એવું ચાલી રહ્યું છે કે 24 કલાકની અંદર અથવા તો પછી થોડા સમયગાળાની અંદર હવે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એક વખત युद्ध થઈ શકે છે। मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर,
एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष प्रवासियों को मार डाला। अब तंगदिली हो गई है दो देशों के बीच और युद्ध का माहौल सरहदों पर सील की गई है। ऐसा माहौल है, तब हम महिलाओं को जागरूक होना होगा। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। मैं हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी कर रही थी, वैसे भी सेवा तो करनी ही थी। तब यहाँ जे लड़ाई का माहौल हुआ और लड़ाई हुई शुरू, उससे पहले हम होमगार्ड में शामिल हो गए थे। हमारा पूरा प्लाटून था, महिला प्लाटून था होमगार्ड में। तो हम लोग सब ड्यूटी करते, हमको पूरी ट्रेनिंग मिली है, फायरिंग, परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइंट किया था तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। घर घर में जाके महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी हम सब फुल यूनिफॉर्म में आते थे और हमको प्राउड भी होता था कि कम से कम हम देश की सेवा के लिए तो काम कर रहे हैं। और हम अभी भी सबको बोलते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ट्रेनिंग में आए और ये सब करने के लिए वो लोग की जरूरत है। सबको हिम्मत देने की है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया। वो टाइम का माहौल तो हो गया, तब नहीं पुलिस में थी, नहीं होमगार्ड में थी, फिर भी हमको ज्वाइंट करके हमको ट्रेनिंग दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारा काम ये है कि जो महिलाएं नहीं निकलती है बाहर या होमगार्ड में या ये सेवा करने में जिसको तकलीफ है, उसको समझा के हिम्मत दे के होमगार्ड में भर्ती करो और देश की सेवा के लिए तैयार हो। ये सब हमको सिखाना है। हम कभी भी ये काम करने के लिए तैयार हुए हैं। 71 का वो चल रहा था, तब पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में पता चला कि होमगार्ड में भर्ती हो रही है। तो उम्र चाहिए, मेरी तो इतनी उम्र थी नहीं। फिर बोला, फिर वो सबको फ्रेंड के साथ कि कैसे जाए। ऑफिस में गए, पूछा कि कितनी साल चाहिए। तो आपका तो इतना टाइम छोटे है। तो मैंने क्या कहा, उम्र बढ़ा के मैंने किया, मैं इतनी साल की हूँ, 18 साल की थी। तब उन्होंने ले लिया। फिर युद्ध आ गया तो हमको काम भी में लगा दिया कि बाहर से फोन आते थे, वॉकी टॉकी पर बैठते थे और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था। जब हमको तब फोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। तो हम 2 किलोमीटर हमारा घर दूर था, पैदल जाते थे ऑफिस में। और जब हमको बुलाते हैं तब जाते पैदल जाते, सुबह जाते हैं और खाना तो कुछ हम लेकर खा लेते थे। तब ऐसा माहौल भी नहीं था कि हमको वहाँ खाना मिल जाए ऑफिस में। मैं 65 से होमगार्ड में हूँ। पहले 3 साल एनसीसी और बाद में 6 साल होमगार्ड का ट्रेनिंग लिया है। जो भी एनसीसी में ट्रेनिंग दी जाती थी वही होमगार्ड में दी जाती थी हमें। तो हमें तो ये रिपीट हो गया सब, हमको तो अच्छा हो गया। तो इसमें क्या होता था, सबको परेड तो कंपलसरी होती है। इसमें नागरिक संरक्षण, फायरिंग, जो भी आर्मी के अंदर जो भी काम किया जाता, जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो सब भी होमगार्ड में दी जाती है ट्रेनिंग। तो हमने वो ली। और उसके बाद 71 में, अब बात है 71 की, तो हम 71 में
जो भी काम हमें मिलता था वो हम सब करते थे। जैसे कि ब्लैकआउट हुआ, बहनों को संभालना, फिर कोई भी काम हमें सौंपा जाता था वो हम करते थे। तो वही 71 का हमारा मतलब था कि आज जो माहौल है युद्ध का अलग है। पहले जो माहौल था वो हमसे 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि युद्ध अगर होगा तो हम कैसे कर दें। तो जहाँ भी तुमको बच्चों को नहीं औरतों को तो तालीम दी जाती थी, मगर जैसे युद्ध होता तो क्या होता है, युद्ध होता तो क्या होता है कि पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आज ऐसा नहीं है, आज युद्ध अलग जाता है, अलग आज है वो युद्ध नहीं है। आज युद्ध है पर तंगदिली ज्यादा है। जो ट्रेनिंग दी जाती थी हमें कि जैसे कोई बॉम्बार्डिंग होता है तो तुम कैसे रेस्क्यू करोगे, तुमको अगर कोई बेहोश हो गया तुम कैसे उठाओगे, कोई तुमको ब्लैकआउट में कोई भेजता है तो तुम कैसे ब्लैकआउट में काम करोगे। तो ये सब हमें काम किया करते थे। ये ट्रेनिंग हमें अपने जीवन में भी काम आई। पहले मैं किस्सा एक सुनाती हूँ। जब ऐसे हम ट्रेनिंग ले रहे थे तभी एक किस्सा नागरिक संरक्षण के अंदर हुआ कि हमारे घर के सामने एक लड़की 16 साल की मर गई और उसको कैसे रेस्क्यू करना। तो वो बहनी वो औरत थी, वो गोस्वामी ने वो लोग को मरते वक्त बिठाते हैं, वो ऐसे सुला के नहीं ले जाते। तो उन्होंने घर में कोई आदमी नहीं था तो उन्होंने कहा कि कोई हमारी बच्ची को बिठाओ, कोई बच्ची को बिठाओ। तो हम गए और उसको वो रेस्क्यू हमें काम आया। एकदम छाती को लगाकर डेड बॉडी को हमने वो छाती से लगाकर उसको कोने में पद्मासन में बिठा दिया। तो दूसरा काम हमने किया, दूसरी वो ट्रेनिंग हमें यह काम आई। एक वो जो एकदम बारिश हो रही थी, पहले मिट्टी का घर होता है हुआ करते थे, तो मिट्टी के घर कभी भी छत तक एकदम बारिश होती है ना तो वो गिर जाता है। तो उसमें एक घर गिरा, उसमें 2 बच्चियां आ गई। 2 बच्ची आने के कारण एकदम चिल्लाने लगी। माँ उसकी बाहर काम करती थी, पराया काम करती थी और बच्ची को भी साथ में ले जाती थी। एक बच्ची थी 12 साल की, दूसरी थी 10 साल की। तो बोला कि जल्दी आओ, हमारे ये बच्ची मर जाएगी। तो हम गए तो उससे पहले तो खत्म हो गया था। फिर हमको कैसे भी थोड़ा भी जीव हो बचाने की हम कोशिश करते, तो बच्ची को उठा के कंधे पे उठा के ले गए और जो आदमी आ रहे थे उसको बोला कि तुम जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। और हॉस्पिटल जाने से पहले हमें वो मर गई। पर ये तालीम हमें यहाँ काम आती है, तुम इमरजेंसी में क्या काम कर सकती हो, ये ट्रेनिंग हमें ये होमगार्ड में दी जाती है। तो इमरजेंसी अभी देखो, इमरजेंसी लागू हो जाए तो हमने क्या करना है, तो वही ट्रेनिंग हमें काम आने वाली है। तो जो भी हमें हुक्म मिलेगा वो हम करेंगे, वही हमारा मकसद है। और मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी थी, अब निवृत्त हूँ, लेकिन मेरा ये माँ जो थी, मेरी माता थी, वो कच्छ की प्रथम महिला होमगार्ड थी। और उस जमाने में 65 की साल में जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी, तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं तो 71 में कच्छ का इलाका है, वो सरहदी इलाका है। तो कच्छ के सरहदी इलाके में करीबन उस जमाने के रिपोर्ट के मुताबिक 101 बॉम्ब पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था, आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। आज मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी माँ ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैं खुद भी एनसीसी की सार्जेंट रह चुकी हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ये हमला हुआ है तो उसके मुताबिक जो 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो वैसे हम बाइकर हैं, तो बाइक से हम लोग कारगिल गए थे, तो वहाँ हमने देखा है, हमने खुद ने देखा है कि पाकिस्तानियों का बैज है, उसका लाइसेंस है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे, ये आतंकी है। ये गलत बात है। आज भी ऐसे हमले वो करते रहते हैं हमारे देश पे, पर
हम भी कुछ कम नहीं है, हम कच्छ की नारी हैं, कच्छ की महिलाएं हैं। कच्छ की महिला कभी किसी से पीछे हाथ नहीं करती है, पीछे नहीं मुड़ती है। और जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला ने पहले मोर्चा संभाला है। आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सब बहनों में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक बल दे सकती है, काम कर सकती है। आज भी हम लड़ने के लिए अगर हम इन दोनों बहनों को हाथ में बंदूक मिल जाए तो डेफिनेटली वो फायरिंग कर सकती है। જો કે અત્યારે હાલ જે પહેલગામનો આતંકી હુમલો થયો હતો એ જ વાતને લઈને લોકોના મનમાં એટલો જ રોષ જોવા મળ્યો છે। એટલું જ નહીં, ક્યાંક અટારી બોર્ડર વિશેની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો ભારત સરકાર દ્વારા પહેલગામ હુમલા બાદ અનેક એવા અગત્યના નિર્ણય કરવામાં આવ્યા હતા। ખાસ કરીને એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે દરેક પાકિસ્તાની છે એ લોકોને પોતાના વતન પાકિસ્તાન જવું પડશે। એ બાદ ભારત સરકાર એક્શન મોડમાં આવી હતી। સિંધુ જળ કરાર છે તેને રદ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઘણા બધા લોકોને પોતાના વતન પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા હતા। એનો શિકાર ક્યાંક સામાન્ય લોકો પણ બન્યા હતા। આપણે અત્યાર સુધી અનેક એવા લોકોના નિવેદનો પણ સાંભળતા આવ્યા છે, પરંતુ ખાસ કરીને જો હવે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનું યુદ્ધ થાય છે તો તેની સીધી જ અસર આપણા ઇકોનોમી ઉપર પણ પડી શકે છે। એટલે ખાસ કરીને જો આ યુદ્ધ થશે તો તેની ઘણી બધી આડઅસર છે તે પણ થઈ શકે છે। તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।